सलाम, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। माई सेल्फ मेहंदी सर आपके सामने हाजिर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सेल। सेल वो हमारी बॉडी की यूनिट है जिसके ज़रिए हम लोग दुनिया में मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर हो जाते हैं। सेल के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। हम जो स्टडी करेंगे लिविंग सेल की करेंगे, नॉन लिविंग से मतलब नहीं है। तो हमारा जो ये टॉपिक आज का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है जिसके ज़रिए हम ये बताएंगे आज आपको कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल करती क्या है, सेल के अंदर आखिर ये न्यूक्लियस होते क्या हैं। अब इसमें सेल का जो मेन पार्ट है आपको टॉपिक पे लेके चलते हैं। सेल का जो मेन पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या करेगा, सेल की स्ट्रक्चर तो डिटेल तो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सेल की डिस्कवरी वगैरह सब मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिटेल आज मैं इंशाल्लाह आपको सेल के अंदर प्रोवाइड करूंगा, जो सेल का मेन पार्ट है जिसकी बेस पर सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी कंट्रोल होती है। चाहे सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो, चाहे जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो, चाहे सेल डिवीजन हो, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आखिर है क्या, न्यूक्लियस के बिना आखिर हो क्या सकता है सेल के अंदर। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या वो सेल से नहीं रहेगी? नहीं रहेगी माय डियर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेल आखिर उसका जो मेन पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आखिर इतना इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है? न्यूक्लियस में आखिर ऐसा क्या रखा गया है कि जिससे हम कह सकते हैं कि इट इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। चाहे वो कोई भी रिएक्शन रही हो, चाहे एक्सचेंज ऑफ गैसेज रहा हो, चाहे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल रहा हो, चाहे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहा हो, चाहे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कोई भी एक्सवाइजेड हो, वो सारी की सारी इसी के जरिए कंट्रोल होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके सामने हाजिर है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ सेल का पार्ट मतलब पार्ट चल रहे हैं। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आखिर होता क्या, तो देखेंगे इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। चाहे क्लास 9th हो, चाहे क्लास 11th हो, चाहे नीट एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज टू है। जितने पार्ट्स आएंगे आप सबको पार्ट्स को देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, 10 बस गुजारिश रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी नया मेंबर इस क्लिप को, वीडियो क्लिप को जो अपलोड की है देख रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और थंबनेल ज़रूर दिखाते रहें जिससे कि हमें बूस्ट होता रहे। तो आज जो मैं टॉपिक है, थैंक यू, जो टॉपिक है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डिटेल क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे कंट्रोलिंग होता है उसके अंदर, आखिर इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर क्या है, न्यूक्लियस क्या है, उसका फॉर्मेशन क्यों किया गया है, इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं, इसका न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, जो एनवेलप होता है न्यूक्लियर पोर्स यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पोर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है। और हमारी जो 2 लेयर होती है न्यूक्लियस के अंदर, हम जानते हैं कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है खास तौर से 2 मेम्ब्रेन के जरिए कवर रहता है, एक ऊपर एक नीचे। तो बीच में जो स्पेस होता है वो भी क्यों रखा गया है, खैर तो वो डिटेल आपके प्रोवाइड करता हूँ। तो शुरू करता हूँ ज़्यादा टाइम में लेकर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि इट इज़ द यूनिवर्सल एंड प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द सेल। मेन है, यानी कि अगर किसी भी लिविंग सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं तो समझ लीजिए मियाँ वो बड़ी गड़बड़ है। आपको बहुत गौर से देखना है। तो देखेंगे क्या है, यूनिवर्सल, बहुत एक ज़बरदस्त यूनिवर्सल है, यानी कि पूरी दुनिया में प्रोमिनेंट फीचर ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे, लेकिन एक चीज़ देखेंगे, एक्सेप्ट मोनेरन्स, यहाँ पर थोड़ा सा उसमें सख्ता दे दिया, एक गैप दे दिया। एक्सेप्ट मोनेरन्स से मतलब क्या होता है, तो देखें हम जानते हैं कि व्हाट आर मोनेरन्स। मोनेरन्स आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट जितने भी होते हैं, खास तौर से आपको बता दूं, उसके अंदर खास तौर से बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करूंगा इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ एकदम क्लियर होती रहे। तो मोनेरन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रखते, क्योंकि उसके अंदर बेटा उनको प्रिमिटिव सेल्स बोला जाता है। जब प्रिमिटिव सेल्स बोलते हैं उनको, तो उसमें जाहिर से पता न्यूक्लियस नहीं, तो न्यूक्लियर कंटेंट जो होता है वो कहाँ से पूरी बॉडी में, यानी कि जो इनसाइड द, जैसे न्यूक्लियोइड कह देते हैं, वहाँ बेटा भरा रहता है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये जो होते हैं यूनिवर्सल प्रोमिनेंट फीचर है हर सेल का, लिविंग सेल का, लेकिन मोनेरन्स के अलावा उसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नाम दे रखा है। आप बैक्टीरिया जानते हैं खूब, हर एक 20 मिनट में डिवाइड होने वाला पार्ट है। और आपको एक स्पेशल बहुत अच्छा सा पॉइंट बता दूं, अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस, नहीं जानते तो बता दूं आपको, हमारे जितने भी डीएनए वगैरह हो, डीएनए आरएनए होते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जिससे हम एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे आरएनए के अंदर जाएंगे तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल रहता है। थायमिन की जगह पर डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं उसको, और वहां पर थायमिन की जगह पर आरएनए में क्या आ जाएगा, यूरेसिल आएगा। उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू मीन्स यूरेसिल। ठीक है,
तो ये जो होते हैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ, जो पॉइंट है बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है। उसमें कहने का मतलब क्या है कि आखिर स्पेशल क्या चीज़ है। अब आप सारे जितने भी आपका कंसल्टेशन है सर का सर यहाँ रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, आप जानते हैं हर 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है। और जानते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं हमारे खासों से जानते हैं, अगर हमारे यूकेरियोटिक सेल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिवाइड होता है तो 1 सेकंड के अंदर 50 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं, यानी कि बेस पेयर्स जो होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस भी कहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो बेस पेयर जो होते हैं 50 ही सिर्फ डिवाइड होते हैं, यानी कॉपी जो करेगा एक तरह से डिवाइड होने के बाद में, यानी कि आपको और आसान लहजे में बता दूं, हमारे जो भी डिवीजन होता है वो किसकी बेस पर होता है, जब तक वो बेटा कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि कॉपी करने का मतलब क्या है, इतनी तेज वो करता है, रेप्लिकेशन करता है। हमारे यहाँ पर क्या करेगा, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर सिर्फ 50 बेस पेयर से कॉपी करेगा। लेकिन अब आप तस्वीर करें प्रोकैरियोटिक सेल्स कितनी जल्दी करता होगा। तो आपको बताओ माय डियर स्टूडेंट, 500 बेस पेयर रेप्लिकेटेड बाय बैक्टीरिया पर सेकंड, 500 बेसिस पर सेकंड ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है बेटा, यानी कॉपी बनाता रहता है। इतनी तेज काम करता है हमारे मोनोनेंस जो होते हैं, क्योंकि हमारी सेल में, इसकी सेल में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम बहुत स्पेशल तरह की सेल से बने होते हैं, ये भी एक स्पेशल है, नो डाउट। आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह की स्पेशल सेल्स होती है, लेकिन मैं अगर मोनोनेंस पढ़ाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विद साइटोप्लाज्म। आप खूब जानते हैं कि ये 2 मेम्ब्रेन के जरिए घिरा रहने वाला एक ऑर्गेनल होता है। डायग्राम में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे से पोर्स भी दिए हुए हैं, इन पोर्स को नाम दिया हमने न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऊपर का जो एनवेलप है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं या आउटर बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। वो करता क्या है कि हमारे जो इतना भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर का, उस सबको चारों से कवर करता है। क्यों कवर करता है कि अंदर का कंटेंट अंदर रहे, बाहर का कंटेंट बाहर रहे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ देखेंगे न्यूक्लियोलस रखा हुआ, यहाँ पर एक डार्क कलर बॉडी नजर आ रही है आपको, ये नजर आ रही होगी जो जहाँ पर मेरी फिंगर है, यहाँ जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस का छोटा भैया कह देता हूँ मैं इसको जनरली पढ़ाते वक्त, दिस इज नोन एज छोटा भैया ऑफ द न्यूक्लियस। आपको आसानी से याद हो जाएगा, न्यूक्लियस का छोटा भैया जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस आखिर पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्यों स्पेशल पार्ट होता है जानते हैं? ऊपर वाले ने इसको स्पेशल इसलिए बनाया क्योंकि इसमें कैल्शियम थोड़ा सा डिपोजिशन यानी डिपोजिट अलग कर दिया, ज्यादा कर दिया। कैल्शियम सबस्ट्रेट इसमें डाल दिया जिसकी बेस पे इसका शेप फिक्स हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है ये शेप इसका, इस वजह से डिसॉल्व नहीं होता न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और जानते हैं दिस इज विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, आपको याद रखना पड़ेगा आपको माय डियर। हमारी सेल के अंदर चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इसके अंदर हमारे 3 ऐसे तकरीबन सेल ऑर्गेनेल हैं, ठीक है, खासों से जो मैं आपको बता रहा हूं जिस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। एक हमारा हो गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का छोटा भैया, ओके। सेकंड कहते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर आल्सो विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। देन लास्ट में आता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम पर भी कोई कवरिंग नहीं होती, याद रखना। तो न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम, दे आर विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट याद रखेगा नीट एग्जाम के लिए, 11th एंट्रेंस के लिए, एमयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जितने भी इसके पार्ट्स आएंगे आप उसको बार बार देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत स्पेशल चीज़ है, ठीक है। अभी बताऊंगा इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, अब इसमें आगे चलते हैं जी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है किसके अंदर, यहाँ ऑर्गेनेल्स विद साइटोप्लाज्म। यहाँ जो साइटोप्लाज्म है उसको साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे हम, उससे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ साइटोप्लाज्म तो होता है सेल के बाहर होता है, लेकिन यहाँ भी साइटोप्लाज्म लाइक ही होता है, लेकिन हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा भरा होता है, यहाँ मैंने डायग्राम से लिखा हुआ था न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपको नजर आएगा एक धागे जैसा स्ट्रक्चर जो पूरे इसके अंदर यहाँ नजर आ रहा है, पूरा फैला हुआ है, इसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन नेटवर्क, एक ही बात होता है। यही क्या है यहाँ पर, अगर ये क्रोमेटिन फाइबर में नजर आ रहा है आपको, ठीक है, तो समझ लीजिए इमेच्योर सेल कहलाएगी। लेकिन जैसे ही डिवीजन, सेल डिवीजन होता है तो इट बिकम क्रोमोसोम, यानी कि इट कन्वर्टेड टू क्रोमोसोम। लेकिन जैसे ही ये इमेच्योर सेल से मैच्योर की तरफ होता है तो फौरन सेल डिवीजन होने लगता है। तो पहचान आपको रखनी पड़ेगी कि ये जो हमारा है न्यूक्लियो, ये जो क्या कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, आपको यहाँ नजर आ होगा, ये क्रोमेटिन फाइबर है, ठीक है। देखिएगा बड़े खासों से देखिए, क्रोमेटिन फाइबर अभी फाइबर की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो फाइबर है क्या है, वो धागे की शक्ल में। जब धागे की शक्ल में होता है तो समझ लो ये इमेच्योर सेल कहलाती है, ओके। अब देखेंगे खास बात,
इट कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जितना भी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उन सबको कंट्रोल करता है, कौन? न्यूक्लियस करेगा। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो हर सेल के अंदर लिविंग सेल्स में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। नॉन लिविंग से हमारा कोई मतलब नहीं, हम लिविंग सेल को स्टडी कर रहे हैं, तो जो लिविंग कंपोनेंट हैं उसमें हमारा जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा न्यूक्लियस करता है। अगर न्यूक्लियस नहीं तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि लाखों करोड़ों एंजाइम बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है। इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो प्रोसेस होते हैं। किसके अंदर? मेटाबॉलिज्म इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, कुछ बनेगा। अगर मैं कभी इसको क्लिप को बताऊंगा मेटाबॉलिज्म हो गया, पूरे एक लेक्चर इंशाल्लाह आपको मैं पेश करूंगा। फिलहाल शॉर्टकट देख लीजिए कि एनाबॉलिज्म का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर बनता है ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजन बना ना, आपने खाना तो खाया लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इनटू द लिवर। तो यहाँ जो ग्लाइकोजन का बनना है दिस इज नोन एज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है, वो एनाबॉलिज्म तो हो गया, लेकिन ये अब ग्लाइकोजन गया कहाँ? तो आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, समझ लीजिए ये एनाबॉलिज्म का जो प्रोसेस के जरिए ग्लाइकोजन बना था वो ग्लाइकोजन स्टोर इनटू द लिवर और लिवर में जाकर स्टोर हो जाता है। ओके, ये रहा एनाबॉलिज्म। अब क्या होता है, हमें भूख लग रही है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो यही हमारा जो ग्लाइकोजन था जिसे लिवर ग्लाइकोजन कहते हैं, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज में बनकर यानी कि ग्लाइकोजन टूट रहा है। किसके अंदर टूटा? ग्लूकोज के अंदर। और यही जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज है इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। यानी किसी चीज, और इस तरह से न जाने कितने अनलिमिटेड हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। ये तो एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया बेटा जी, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जितना भी होता है इसके जरिए कंट्रोल होता है, ठीक है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म एनक्लोजेस ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और इसी के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर भी रहती है बेटा जी। स्टोर से मतलब मैं अपने फादर की तरह लगता हूँ, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि पेरेंटल जीन्स मेरी बॉडी में ट्रांसफर हुए, तो ट्रांसफर करने वाला कौन होता है? हमारा खास से न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ऐसा कौन सा पार्ट है जो खास से ट्रांसफॉर्मेशन करता है? दिस इज नोन एज क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर ही जब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब मैच्योरेशन होता है तो मैंने कहा था दे कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को हम क्रोमोसोम से पता क्या बनता है? वो बनता है डीएनए। यानी कि क्रोमोसोम का सेगमेंट कहलाता है डीएनए और डीएनए का सेगमेंट कहलाता है जीन, और जीन को हम कहते हैं हेरिडिटी यूनिट। इस तरह से जब हेरिडिटी यूनिट हमारी बॉडी से निकलकर स्पर्म के जरिए जाती है, ठीक है, मतलब पेरेंट्स की बॉडी से जाती है, कहाँ? हमारे अंदर आती है, तो इन्फॉर्मेशन लेकर आती है। तभी मैं अपने पेरेंट की तरह लगता हूँ, आप अपने पेरेंट्स की तरह लगता होंगे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। ओके, तो खैर करता क्या है ये, इसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन सब इसमें बेटा इनक्लोज रहती है, ठीक है। और देते हैं एंड इज एबल टू ट्रांसमिट द सेम टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जैसे मेरे पेरेंट्स से मुझ में ट्रांसफर हुआ, ऐसे जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी के बाद मेरे जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो मेरे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मेरी जनरेशन में ट्रांसफर होगी। अगर आपकी शादी होगी तो आपके यहाँ भी ट्रांसफर होंगे, मेरी शादी हुई तो मेरे यहाँ भी ट्रांसफर होंगे। ओके, थैंक यू। अब आगे देखते हैं इसके अंदर बेटा जी, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल्स एक्सेप्ट प्लांट सेल्स। ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, यानी कि एक सेंटेंस है। हम आपको बता दें यहाँ पर, यहाँ जो कहना चाह रहा है वो ये है कि जितना भी हमारा सेल ऑर्गेनेल होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो होता है खास उससे हमारा न्यूक्लियस ही लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कहलाता है इन एनिमल सेल। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कहलाता है दिस इज नोन एज वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल के अंदर तकरीबन 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल बनाता है, लेकिन हमारी ये 90% नहीं बनाता, लेकिन फिर भी लार्जेस्ट है बेटा। लेकिन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल फॉर्म्स अबाउट 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, 90% बनाता है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एनिमल सेल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कहलाता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है, इसलिए मैंने एक्सेप्ट प्लांट सेल लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर बेटा, सीव ट्यूब्स इन प्लांट्स एंड आरबीसी ऑफ ह्यूमन मैमल्स, उसमें ये एब्सेंट होता है। आपको बता दें कि ह्यूमन आरबीसी जो होती है खास से, और जितनी मैमल्स होते हैं, लेकिन दो को छोड़कर आपको बता दूंगा, ठीक है, कि मेमेलियन आरबीसी डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। उसमें क्या होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन आपको बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव मैसेज है कि जब मेमेलियन आरबीसी यानी ह्यूमन आरबीसी इमेच्योर होती है, दे हैव न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे ही मैच्योरेशन की तरफ आती है ऑटोमेटिकली इसका जो होता है न्यूक्लियस वो लॉस हो जाता है फ्रॉम द आरबीसी। अब ये लॉस होने का रीजन क्या है, इसलिए मैं आपको बताया जाता हूं, क्योंकि एक ह्यूमन आरबीसी जो कैरी करती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, 4 ऑक्सीजन को कैरी करती है।
सिंगल आरबीसी कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये ध्यान में रखना। उसका शेप इसलिए ऊपर वाले ने कैसा बनाया बेटा जी, डंबल शेप या बाइकॉनकेव शेप। डंबल शेप का मतलब समझ आता है कि जहां से हम पकड़ते हैं हैंडल को, इधर उधर हमारा वेट लगा होता है, बिल्कुल ऐसे डमरू होता है हमारा, डंबल शेप कहते हैं उसको, डमरू भी होता था बेटा जी, ठीक है। बाइकॉनकेव शेप भी कहलाता है, इसलिए कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस शेप में आएगा, जो कर्व बना हुआ था इधर आएंगे 2 मॉलिक्यूल, और ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल इधर आएंगे। आपको मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। देखिए बेटा शॉर्टकट में बना देता हूँ, ठीक है, बहुत आराम से देखिएगा। हमारी आरबीसी जो होती है वो इस तरह से बनाई जाती है, मैं इंशाल्लाह ब्लड पढ़ाऊंगा वहां देखेंगे। तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ कैरी करती है और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड करती है। ये क्या है, ये एक आरबीसी है, यानी कि ह्यूमन आरबीसी। इस आरबीसी के जरिए जानते हैं 1 ऑक्सीजन का और 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी करती है सिंगल आरबीसी। ये सिर्फ डायग्राम बता रहा हूँ, कभी मैं ब्लड पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत स्पेशल दूंगा आपके लिए, ठीक है। खैर, तो यहाँ देखेंगे कि सीव ट्यूब्स एंड प्लांट, ठीक है, इन प्लांट्स और ह्यूमन आरबीसी में ये लॉस हो जाता है, क्योंकि ये बेटा नॉन लिविंग की तरह काम करता है, लेकिन ह्यूमन आरबीसी लिविंग की तरह काम करती है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, अब देखते हैं इसकी खास सोच से इसकी डिस्कवरी किसने की, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान में रखिएगा। इसकी डिस्कवरी कितने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 के अंदर, लेकिन कुछ बुक्स में 1833 भी आता है। मैंने कुछ और बुक्स देखी तो वहाँ 1833 भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पूछा जाता है वो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन खास बात फिर एक साइंटिस्ट है हैमरलिंग, ठीक है। हैमरलिंग 1953 के अंदर इसमें कहा कि जितनी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, हैमरलिंग ने क्या अपना पोस्टुलेट प्रपोज किया था, उन्होंने ये बताया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस वो कहाँ पे आती है, हमारी इसी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। अब ये नहीं कहा कि कैसे कैसे डिटेल है, वो इंशाल्लाह अगले वाले पार्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये है कि हैमरलिंग ने क्या कहा 1953 में कि कंटेन्स ऑल बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और जो होता है खास तौर से फिर आप जानते हैं जब बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, तो कैरी होती है वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है खास तौर से दोबारा कि जो भी हजरत मेरी इस क्लिप को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे एक हिम्मत मिले और मैं आपको एक नई से नई बेहतरीन आपके लिए मैं एक क्लिप प्रोवाइड करता रहूँ, वीडियो क्लिप छोटी छोटी अपलोड करता रहूँगा। आप मुझे बूस्ट करते रहिए, थैंक्स अलॉट। मैं बता रहा हूँ आपको उनसे वो क्या है हमारे यहाँ पर कि न्यूक्लियस पर सेल कितने होते हैं, उनका साइज शेप वगैरह क्या है वो आपको बता दूं। जनरली आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी न्यूक्लियस होते हैं ऑल आर स्फेरिकल, लेकिन कुछ जगह बाइलोब ट्राइलोब भी माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब मैं उसके नंबर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो किस सेल में कितने नंबर होते हैं, तो मैक्सिमम आप जानते हैं कि हर सेल जितनी दुनिया में जितनी भी हैं, मैक्सिमम सेल्स हैव सिंगल न्यूक्लियस, मैक्सिमम सेल्स हैव सिंगल न्यूक्लियस। तो दीज सेल्स आर कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी सेल्स होती है मैक्सिमम, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शंस हैं मैं आज आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। परेशान ना होइएगा, मैं जब तक हूँ परेशान ना होइए, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, इंशाल्लाह नई नई चीज़ आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ऐसी सेल जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स या मोनोक्रियोटिक सेल्स भी कहते हैं उसको। कंफ्यूज मत होइए, ये होता क्या है, एग्जामिनर आपको उलझाना चाहते हैं कि जिससे आपका नीट न निकले, लेकिन जो आपकी तरह पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमेशा वो इसको नीट को या किसी भी एएमयू एंट्रेंस को आसानी से बीट कर सकते हैं। 9th एंट्रेंस में भी यूज टू है, परेशान न होइएगा, ठीक है। 9th 11th एंट्रेंस या नीट एग्जाम के लिए बहुत यूज टू है मेरी ये वाली क्लिप, ध्यान में रखिएगा, पूरी क्लिप को जरूर देखिएगा, ओके। तो ऐसे सेल जो होती है उन्हें कहते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड कहते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है। अब वो ऐसे भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं बेटा जिसमें डबल न्यूक्लियस होता है। डबल न्यूक्लियस सेल्स हम उनके कहते हैं, क्या बोलेंगे, बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। तो अब ऐसा आप सोच रहे होंगे कि कौन सी सेल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर डबल न्यूक्लियस पाया था, तो आप परेशान क्या को हैं, मैं बताने के लिए आया हूं। तो आपको सामने यहाँ लिखा हुआ बेटा देखेंगे, सम प्रोटोजोन्स, उसमें होता है पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम जनरली आप जानते हो उसका 2 न्यूक्लियस होते हैं, उसमें कौन कौन से न्यूक्लियस है, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस जो कि लार्ज इन साइज होता है, माइक्रो न्यूक्लियस जो छोटा साइज होता है जिसका बेटा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है उसका काम क्या है वो बताऊंगा, और माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है वो बताता हूँ आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट के लिए स्पेशल है, याद रखिएगा कि मैक्रो न्यूक्लियस का काम होता है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है उस सबको कंट्रोल करूंगा मैक्रो न्यूक्लियस, याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर हमारा जो स्पेशल जैसे हमारी हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, पाई जाती है, सेम इसी तरह से माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ द पैरामीशियम क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। लेकिन मैक्रो न्यूक्लियस क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कैसे कब खाना बनना है कब टूटना है वो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी इसी के अंदर दूसरा देखते हैं, इसके अंदर
कुछ कार्टिलेज सेल्स भी पाई जाती हैं, कुछ लीवर सेल्स भी पाई जाती हैं जिसमें डबल न्यूक्लियस पाया जा सकता है, ठीक है जी। एक होता है खास तौर से पैरामीशियम ओरेलिया, ये स्पेशल है इसके आपके लिए, ठीक है। पैरामीशियम ओरेलिया इज कॉल्ड ट्राई न्यूक्लिएटेड सेल, ट्राई न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म कहलाता है यूनिसेलुलर। इसमें होता क्या है, अब 3 कैसे हो गए इसमें, एक मैक्रो न्यूक्लियस कहलाता है, मैक्रो मीन्स लार्ज न्यूक्लियस कहलाता है जो सिंगल होता है बेटा जी, ठीक है। एक दो जो होते हैं इसके अंदर, जो माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ पर ऊपर क्या था, एक था, लेकिन यहाँ पर क्या है ट्राई न्यूक्लियस है ना, तो इसमें क्या होगा, माइक्रो न्यूक्लियस हमेशा डबल होते हैं, ये भी पॉइंट है, याद रखिएगा, ओके। तो पैरामीशियम ओरेलिया इज द ट्राई न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हैं, सम सेल्स है मल्टी न्यूक्लिएट, ऐसी भी सेल्स पाई जाती हैं बेटा जी कि हमारे यहाँ पर के जिसमें 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा भी न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, तो दीज सेल्स आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, उनको ध्यान में रखना है। यानी कि हमारे यहाँ जितनी भी मैक्सिमम सेल्स ही मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ ऐसी पाई गई जिसमें डबल न्यूक्लियस होता है, कुछ ऐसी पाई गई जिसके अंदर ट्राई न्यूक्लियस होते हैं, 3 होते हैं, कुछ ऐसी भी सेल्स पाई जा रही हैं जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, 2 से 3 से ज़्यादा होंगे। अगर 3 तो ट्राई न्यूक्लियस, 2 है तो बाई न्यूक्लियस, मोनो है तो सिंगल है तो मोनोन्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको मैं, सम सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, एग्जाम्पल के साथ बोलूंगा, मैंने कहा था ऐसे नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बेटा जी, हमारे पास जो है खास तौर से स्टेटेड मसल्स, स्टेटेड मसल्स क्या है, इनको हम कहते हैं बेटा वॉलंटरी मसल्स कहते हैं इनको। इसके अंदर भी आप देखेंगे, खासतौर से स्टडी करेंगे जाकर तो आपको पता लगेगा कि दीज सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। स्टेटेड सेल्स होती हैं जो हम अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं गर्दन घुमा सकता हूँ, ठीक है, रुखसार हैं, गाल हैं, गर्दन है, हमारे आर्म्स होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, हमारी थाइज होती हैं, सारी की सारी स्टेटेड मसल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। ये मसल्स क्या करती हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। दीज मसल्स आर कॉल्ड स्टेटेड मसल्स। ओपेलिना एक तरह का प्रोटोजोआ, इसके अंदर भी क्या होता है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है, ये भी, ठीक है। स्टेटेड मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओपेलिना ये भी प्रोटोजोआ है, ये भी आपको स्पेशल बताता जा रहा हूँ किसको बिलोंग करता है, ठीक है। कुछ एल्गी होती है जिसका वोचेरिया है, वाओचेरिया, ठीक है। क्या है ये, एक ऐसा एल्गा है जिसके अंदर न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, एक नहीं होता, इससे काफी ज्यादा होते हैं। ऐसी फंजाई के अंदर भी एक एग्जांपल है राइजोपस, ये भी बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, देखते रहना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन जरूर कर लें इसको, क्योंकि ये चीज ऐसी है शायद आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी, बहुत बुक्स पढ़ेंगे कहीं तब जाकर मिलेगा, इसलिए मैं स्पेशल नोट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं सामने से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको जरूर कॉपी क्या करें, ठीक है, जो मेरे नोट्स होते हैं। मैं इसीलिए हमेशा क्या करता हूँ कि बोर्ड पर लिखता हूँ, जिससे आप उसको कंट्रोल यानी कि उसको कॉपी कर लें, ठीक है जी, और फिर आपके कंट्रोल में आ जाएगा वो। तो यहाँ देखेंगे स्टेटेड मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, Opelina, it is a type of protozoa. It is also multinucleated. Alga, यानी algae, Vaucheria is also multinucleated. And next fungi. Rhizopus is the example of multinucleated. कभी हो सकता है कि कौन सा फंजाई है, तो आपको एग्जामिनर के लिए आपको बता दूं, रिमाइंड करा दूं कि राइजोपस एक तरह का फंजाई जो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ऐसे बोन मैरो होता है, बोन मैरो के अंदर भी बेटा हमारे मल्टी न्यूक्लियस होते सकते हैं। अब आता है लेटेक्स वेसिस। तो लेटेक्स वेसिस क्या है कि हमारा जो एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, किसी प्लांट को हम कट करते हैं वहां से लेटेक्स निकलता है। तो लेटेक्स जो वेसिस होती हैं, ठीक है, खास उससे वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो उससे निकलते क्या, लेटेक्स एक नया टर्म आ गया आपके लिए, इसलिए बता रहा हूँ, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसमें बहुत एंजाइम्स वगैरह, बहुत प्रोटीन सब पाई जाती है इन, यहाँ से जो लेटेक्स निकलता है। लेटेक्स तरह का क्या होता है बेटा, सेप व्हाइट जूस होता है जो कुछ प्लांट से ही निकलता है। तो हम उसको जो लेटेक्स है उसको कहते हैं व्हाइट मिल्क कह देते हैं उसको, एक तरह का, यानी कि जिसमें बहुत एंजाइम्स, बहुत अच्छा सा प्रोटीन होता है, तो वो हमारा लेटेक्स कहलाता है। लेकिन ये लेटेक्स सेल्स भी क्या है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब देते हैं इसका साइज क्या बेटा जी, तो साइज का देखेंगे हम, तकरीबन 5 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, ध्यान में रखिएगा। हर सेल के अंदर वेरिएशन होता है, कोई सेल बड़ी है, कोई लंबी है, कोई लॉन्गेस्ट है, कोई स्मॉलेस्ट है, तो हर सेल के अंदर इसमें क्या पाया जाएगा माय डियर, शेप अलग अलग होता है। इसलिए इसका शेप कहां से रखा गया, 5 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर रखा गया। अब देखेंगे, देखिए ज्यादातर जो सेल है उसके अंदर 15% से लेकर 25% मास बनाती है, सेल का वॉल्यूम बनाती है। जितना भी हमारा न्यूक्लियस है, मैक्सिमम जो उसमें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है वो कितने परसेंट होता है, 15% टू 25%। तो यहाँ लिखा हुआ है, कॉपी कर लीजिएगा, मैंने बोला है, ठीक है। ये ज्यादातर हमारे मास बनाती हैं। नीचे जाकर देखें थाइमस सेल्स, थाइमस क्या होती है, थाइमस एक ग्लैंड होती है। ये ऐसी ग्लैंड है हमारी बॉडी की जो खास होता है, हमारी जैसे से उम्र हमारी इंक्रीज होती है इसका साइज डिक्रीज होता चला जाता है। और इट इज मोस्ट एक्टिव न्यूबॉर्न बेबीज, क्योंकि दुनिया में जब बच्चा तशरीफ लाता है तो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो हमारी टी सेल्स होती हैं, टी बना है थाइमस से,
तो हमारी जो यानी टी सेल्स को कहते हैं लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं इनको, टी सेल्स भी कह सकते हैं। तो थाइमस ग्लैंड में हमारी लिम्फोसाइट जाती हैं ब्लड के थ्रू, वहाँ पर जाकर मैच्योर होती हैं। जब वहाँ से निकल कर आएंगी वो लिम्फोसाइट्स, हम उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। टी मीन्स थाइमस। और ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, खासतौर से न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं, खासतौर से वहाँ पर टी लिम्फोसाइट बहुत एक्टिव होती हैं, हेल्पर सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये टी सेल जो होती हैं थाइमस सेल्स, ये वहाँ थाइमस बनाए एक ऐसी ग्लैंड है हमारी बॉडी की जो जैसे उम्र बढ़ती जाएगी अपना बॉडी से लॉस हो जाती है, बड़ा 50 साल के बाद में ख़त्म ही हो जाती है। यहाँ भी हमारे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जानते हैं अबाउट 60% मास बनाता है किसका, न्यूक्लियस जो होता है इन सेल के अंदर। अब आता है पेरेनकाइमेटस सेल। पेरेनकाइमेटस सेल जो होते हैं आप जानते हैं लिविंग सेल्स होती हैं, न्यू बॉर्न होती हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेट नाजुक होती हैं, लेकिन काम इनका क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसमें जो बनाता है न्यूक्लियस कितना बनाएगा, ओनली 10% ऑफ द मास बनाता है बेटा, ऑक्यूपाई करता है सिर्फ 10%, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को आप खासतौर से बेटा लाइक करते रहें, देखते रहें इस तरह से, ठीक है। मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बात को रखा जाएगा। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंशाल्लाह उसको आप लाइक जरूर किए देखिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू।